So hello everyone, this is the video 8th of accountancy 11th class. In this we will finish our first chapter, Introduction to Accounting. Our today's topic is System of Accounting. There are two systems of accounting. One is double entry system and other is single entry system. Now what is double entry system? The system which recognize and record both aspects of our transaction. A means one, एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है. द सिस्टम विच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ आस्पेक्ट मींस एरियाज ऑफ आर ट्रांजैक्शन. एक ट्रांजैक्शन को दो जगह रिकॉर्ड करना, एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है. इसको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा. अकाउंटेंसी पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है, डबल एंट्री सिस्टम के ऊपर. देखिए मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. कैश परचेज ऑफ गुड्स ₹65,000. हमने 65,000 रुपीज के गुड्स खरीदे, तो उसमें क्या हुआ? उसमें दो एस्पेक्ट आए, दो एरिया आए, दो काम हुए. पहला काम, जब हमने कैश गुड्स खरीदे तो गुड्स बढ़ गए हमारे पास, गुड्स रिसीव्ड. ओके. दूसरा काम क्या हुआ? उसके बदले आपका पैसा चला गया. तो दो एस्पेक्ट हैं, एक ये एस्पेक्ट है और एक ये एस्पेक्ट है. तो द सिस्टम व्हिच रिकॉग्नाइज एंड रिकॉर्ड बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ अ ट्रांजैक्शन. एक ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स को रिकॉर्ड करना डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है. अब इसके बारे में मैं और समझाऊंगा आपको. अब पहले देखते हैं कि सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है. तो सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है? देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. इसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर 11th क्लास में मिलेगा, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स. मैंने ये तो आपको बता दिया कि इसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है. द सिस्टम इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड. समझने वाली बात है. द सिस्टम इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री बेसिस. डबल एंट्री बेसिस ये है, कह रहे हैं वो ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्डिंग नहीं की जाती सारे ट्रांजैक्शंस की, उसे सिंगल एंट्री सिस्टम कहा जाता है. इन सम ट्रांजैक्शंस, कुछ ट्रांजैक्शंस में तो आइदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड, क्योंकि इसका नाम है सिंगल एंट्री. इसका मतलब यहाँ पे ज्यादातर एक एस्पेक्ट ही रिकॉर्ड होता है. तो सिंगल एंट्री नाम है तो ओनली वन एस्पेक्ट, तो एक ही एस्पेक्ट ज्यादातर रिकॉर्ड होता है और इसी पे इसका नाम पड़ा है कि ये सिंगल एंट्री सिस्टम है. लिखा हुआ है इन सम ट्रांजैक्शन आइदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल. ये भी बड़ी ध्यान देने वाली बात है. कुछ लोगों को तो ये लगता है कि भाई सिंगल एंट्री सिस्टम में एक ही जगह एंट्री होती है. मैं कह रहा हूं यहां पे कभी कभी दोनों जगह एंट्री हो जाती है, कभी कभी एक ही जगह होती है, कभी कभी होती ही नहीं है. एग्जाम्पल से समझिए आप. एग्जाम्पल है कैश परचेज ऑफ गुड्स वर्थ ₹65,000. सेम एग्जाम्पल है. अब इसके पॉसिबल सॉल्यूशन क्या हो सकते हैं? क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में कोई रूल नहीं होता, कोई साइंटिफिक तरीके नहीं होते यूज, तो इसीलिए इसमें कुछ भी सॉल्यूशन हो जाता है. क्यों? देखिए, एक बंदा ऐसा जिसने थोड़ी बहुत अकाउंटिंग सीख रखी है, उसे पता है भाई कैश परचेज करा तो कैश गया और गुड्स आई. बिल्कुल सही बात है, इसने तो सही रिकॉर्ड करा. दूसरा केस ये हो सकता है एक बंदा इस चीज को कंसीडर ही ना करे कि मेरे पास गुड्स आए, वो सिर्फ इस चीज को देखे भाई मेरा खर्चा हो गया. जैसे हम लोगों की फैमिलीज में जब घर में कोई शादी होती है तो जो पापा होते हैं वो हमेशा कहते रहते हैं यार मेरा इतना खर्चा हो गया. वो ये नहीं देख रहे कि एक कार भी आई है हम लोगों के पास, कितना सोना हम लोगों को मिला है. ये बात नहीं देख रहे, वो आने की नहीं देख रहे, वो बस जाने की देख रहे हैं. तो वो इनमें से हैं. इस सॉल्यूशन में वो क्या कह रहे हैं कि कैश पेड हुआ, बस मतलब वो कैश पेड फॉर गुड्स परचेज.
परचेज करा वो रिकॉर्ड नहीं करा सॉल्यूशन 2 में, सिर्फ ये रिकॉर्ड करा कि कैश किया। अच्छा, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये देखते हैं कि मेरे पास आया क्या, ये नहीं देखते मेरे पास से गया क्या। तो वो लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन, वो थर्ड सॉल्यूशन करेंगे, वो कहेंगे भैया गुड्स आए, बस गुड्स आए। अब जो बिल्कुल ही राम भरोसे चलते हैं, जिनका बिजनेस बिल्कुल राम भरोसे चल रहा है, या कह लीजिए जो छोटे बिजनेस होते हैं वो इतना ध्यान नहीं रखते, तो हो सकता है वो कोई रिकॉर्डिंग ही ना करे, हो सकता है नो रिकॉर्डिंग केस हो, वो रिकॉर्ड ही ना करे। देखिए यहाँ लिखा हुआ है द सिस्टम इन विच ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। इस सिस्टम में कुछ ट्रांजैक्शंस को तो लोग डबल एंट्री सिस्टम पे रिकॉर्ड कर देते हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस का एक ही पार्ट रिकॉर्ड करते हैं, जैसे सॉल्यूशन 2 और सॉल्यूशन 3 में, और कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं जो रिकॉर्ड ही नहीं होती, वो सॉल्यूशन 4 में। कहने का मतलब है कि मैंने इस पूरे मीनिंग को आपको इन चारों सॉल्यूशंस के थ्रू समझा दिया। डबल एंट्री बेसिस पे ये वाला फर्स्ट वाला, और आइदर वाले पे सेकंड और थर्ड, और नॉट रिकॉर्डेड में सॉल्यूशन 4। अब इसके बारे में थोड़ा और समझते हैं डीप में जाके। तो चलिए अब आगे समझते हैं इन दोनों के बारे में, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में। मैं चाह तो रहा था कि आप लोगों को अलग अलग इनके बारे में बताऊं, पर ये दोनों लगभग एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट है। तो चलिए इनका डिफरेंस भी समझते हैं और इनके बारे में भी समझते हैं। मैंने इनके फीचर्स को भी लिख दिया और उन्हें एक कंपैरेटिव फॉर्म में लिख दिया। समझिए, बेसिस के थ्रू समझाऊंगा डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम को। हम लोगों ने इसके दो डिफरेंस समझ लिए हैं, इन दोनों का मीनिंग समझ लिया है, इन दोनों के एग्जांपल समझ लिए। अब आगे चलते हैं। देखिए, नेचर की बात करें तो डबल एंट्री सिस्टम एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है समझने के लिए। इसके अंदर बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को आपको सीखना पड़ेगा, जैसे कि जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को समझना पड़ेगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को समझना पड़ेगा, बहुत कुछ समझना पड़ेगा। इसके अंदर रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको समझने पड़ेंगे। तो ये एक कॉम्प्लेक्स चीज है। सिंगल एंट्री सिस्टम बहुत सिंपल है, इसके अंदर कोई भी सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। जब आप लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा। तो ये सिंपल है। अगली बात करते हैं एरर्स की। एरर्स बहुत इजी होते हैं यहाँ पे फाइंड करने डबल एंट्री सिस्टम में, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन दो जगह रिकॉर्ड हुई है। अगर एक जगह गलत भी रिकॉर्ड हो गई तो दूसरी जगह से हम लोग चेक कर लेंगे कि हाँ भाई क्या गलती रह गई। तो इजी टू आइडेंटिफाई और लोकेट द एरर्स। सिंगल एंट्री सिस्टम में मच हार्डर टू आइडेंटिफाई और लोकेट। बहुत हार्ड है यहाँ पे ये पता लगाना, क्योंकि वैसे ही सिंगल एंट्री सिस्टम है जिसमें इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग हो रखी है। पता नहीं कहाँ पे पूरी, कहाँ पे कम रिकॉर्डिंग हो रखी है, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है रिकॉर्डिंग हो ही नहीं रखी। तो यहाँ पे एरर्स को लोकेट करना मच हार्डर होता है। सुटेबिलिटी कहाँ के लिए सुटेबल है ये देखिए। डबल एंट्री सिस्टम बिग एंटरप्राइजेस के लिए बहुत सुटेबल है। एक ऐसी एंटरप्राइजेस जो बहुत अच्छा बिजनेस करती हैं और प्रॉफिट लेवल बहुत तगड़ा है, ऐसी एंटरप्राइजेस बिग एंटरप्राइजेस होती हैं, वो डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करती हैं। और छोटे मोटे जो बिजनेस होते हैं वो सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं। छोटे मोटे बिजनेस सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं अगले की टैक्स पर्पस। टैक्स पर्पस के लिए हमारे देश में टैक्स पर्पस के लिए अगर आपको अकाउंटिंग करनी है तो डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। Yes, preferred for tax purpose. No, it is not preferred for tax purpose. सिंगल एंट्री सिस्टम अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो अगर आपको टैक्सेस देने हैं, इसका मतलब आपकी अच्छी कमाई है, तो आपको सिंगल एंट्री सिस्टम से हटके डबल एंट्री सिस्टम की तरफ चले जाना चाहिए। देखिए, सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करना कोई इलीगल नहीं है, पर जिनकी एक सर्टेन लेवल के ऊपर इनकम होती है उन लोगों को सिंगल एंट्री सिस्टम छोड़ के डबल एंट्री पे आना पड़ता है। टाइप ऑफ रिकॉर्डिंग, भाई डबल एंट्री सिस्टम में हर ट्रांजैक्शन दो जगह जाती है, बिल्कुल कंप्लीट रिकॉर्डिंग होती है, और सिंगल एंट्री सिस्टम में इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग होती है। इसका नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी होता है। इसीलिए होता है क्योंकि यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्या होती है, इनकम्प्लीट। दूसरी बात है लेजर या अकाउंट। यहाँ पे बात हो रही है खातों की बात हो रही है। देखिए, मैं आपको आगे वाले चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा कि तीन तरीके के खाते होते हैं, रियल, पर्सनल और नॉमिनल। रियल, पर्सनल और नॉमिनल। तो डबल एंट्री सिस्टम के अंदर रियल, पर्सनल और नॉमिनल तीनों के तीनों खाते होते हैं, पर सिंगल एंट्री सिस्टम में यही दुविधा है कि वहां पे सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीके का खाता होता है जिसका नाम होता है पर्सनल, और एक अलग से अकाउंट होता है जिसका नाम है कैश अकाउंट। कौन सा अकाउंट? कैश अकाउंट। कैश अकाउंट सिंपल ये रिकॉर्ड करता है पैसा आ गया तो लिख लो, पैसा चला गया तो लिख लो।
ओके, अब उससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं लिखता, पैसा आने पे और पैसा जाने पे लिखता है। तो यहाँ पे तो तीनों तरीके के जो मेन अकाउंट है हमारे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स हैं वो तीन बेसिस पे होते हैं, या तो वो अकाउंट रियल है, या तो अकाउंट पर्सनल है, या तो अकाउंट नॉमिनल है। तो यहाँ पे तो तीनों के तीनों का यूज होता है। यहाँ सिर्फ पर्सनल अकाउंट का यूज होता है और उसके साथ एक और अलग अकाउंट है जिसका नाम है कैश अकाउंट। ओके, अगली बात करते हैं प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताती हैं कि हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। डबल एंट्री सिस्टम में बहुत इजी है बनाना और सिंगल एंट्री सिस्टम में बहुत डिफिकल्ट है उसे बनाना। सबसे लास्ट है फाइनेंशियल पोजीशन। ये किसके बारे में बताता है? ये बैलेंस शीट के बारे में बताता है। और बैलेंस शीट में दो आइटम आते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज। तो डबल एंट्री सिस्टम में कैन बी कैलकुलेट इजीली और सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी कैलकुलेटेड वेरी इजीली। इसे कैलकुलेट करना इतना आसान नहीं है। तो होपफुली आपको समझ आ गया। इसी के साथ आपका ये लास्ट चैप्टर एंड हो जाता है, पर मेरा ये मानना है कि चैप्टर तब तक एंड नहीं जब तक उसके ऊपर क्वेश्चंस ना किए जाए। चलिए इस चैप्टर के ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। तो चलिए अब हम 10 क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करते हैं, एक के बाद एक रैपिड फायर। ओके, नाउ क्वेश्चन 1, व्हिच सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज मेजरली यूज्ड इन इंडिया? पहला क्वेश्चन कहता है कि इंडिया में कौन सा सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग ज्यादा यूज होता है, मेजरली यूज होता है, मेनली यूज होता है। तो इसका आंसर क्या है बताएं। अभी मैंने आपको कराया है डबल एंट्री सिस्टम। इसका आंसर क्या है? डबल एंट्री सिस्टम। ऐसा सिस्टम जिसका इफेक्ट दो जगह जाता है, डेबिट और क्रेडिट साइड, या कह लीजिए दो एस्पेक्ट्स पे इसका असर जाता है। अगला, नेम द एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम whom द ऑर्गेनाइजेशन परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऐसा कौन सा एक्सटर्नल यूजर है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का जिससे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं? जिनसे हम गुड्स उधार पे खरीदते हैं उन्हें कहते हैं क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। जिनसे हम लोग प्रोडक्ट उधार पे खरीद सकते हैं, क्रेडिट पे खरीद सकते हैं, उधार का मतलब क्रेडिट पे खरीद सकते हैं, उनको क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। तो हमने दो क्वेश्चन कर लिए। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। नेम द ब्रांच ऑफ कॉमर्स व्हिच कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल इवेंट इन अ सेट ऑफ बुक्स। एक ऐसी ब्रांच बताओ जो रखती है हर चीज का रिकॉर्ड अपनी बुक्स में। ऐसी ब्रांच का नाम है बुक कीपिंग। क्या नाम है इसका? बुक कीपिंग। मैंने आपको पढ़ाया है। देखिए आपको समझ तो आ ही रहा होगा, और अगर आपको नहीं आ रहा ना समझ, तो इसका एक ही मतलब है आपने वीडियोस नहीं देखी। अभी भी टाइम है सारी वीडियोस दोबारा देखने। स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के दो ऑब्जेक्टिव बताओ। दो ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के, तो स्टेट एनी टू ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। पहला ऑब्जेक्टिव हो सकता है इसका रिकॉर्डिंग। अगला ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? क्लासिफाइंग। ओके, तो दो ऑब्जेक्टिव हो गए, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग। आप जितने मर्जी लिख लीजिए, आपने पढ़ रखे हैं। इन्होंने दो पूछे, हमने दो बता दिए, रिकॉर्डिंग और क्लासिफाइंग। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर। मालिक ने जो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करा है इज टर्म्ड एज, उसे क्या कहते हैं? क्या उसे कैश कहते हैं? क्या उसे कैपिटल कहते हैं? हाँ जी, उसे कैपिटल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैपिटल। द अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ ओनर इनटू द बिजनेस इज नोन एज कैपिटल। अब देखिए, मुझे जब पता है कि सही आंसर कैपिटल है तो मैं सी और डी को देखूं ना देखूं? आपको देखना चाहिए। तो ए तो कैश है, बी कैपिटल है, सी बैंक है, डी ड्राइंग्स है। मुझे पता चल गया कि इससे मिलता जुलता कुछ नहीं है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? कैपिटल। ओनर जो पैसा बिजनेस में लगाया उसे कैपिटल कहते हैं। अगला, which of the following is not an external user of accounting information? इनमें से कौन सा एक्सटर्नल यूजर नहीं है? अभी मैंने यूजर्स के बारे में आपको एक पूरी वीडियो समझाई है। अब देखिए, ट्रेड यूनियन जो है एक्सटर्नल है, गवर्नमेंट एक्सटर्नल है, क्रेडिटर्स एक्सटर्नल है, ओनर जो है ओनर इंटरनल है। ओनर जो है वो इंटरनल यूजर है बिजनेस के। इसमें कुछ भी समझाने वाला नहीं है। ऐसे 20 क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पे।
मैंने आपके लिए कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं, देखिए आपको समझ आने चाहिए। इवेंट्स ऑफ फाइनेंशियल नेचर, ऐसी इवेंट्स जो फाइनेंशियल नेचर के हैं, आर पोस्टेड इनटू द लेजर, उनको खातों में ट्रांसफर किया जाता है या पोस्ट किया जाता है। कहां से? फ्रॉम बैंक स्टेटमेंट से नहीं, कैश अकाउंट से नहीं, पर्सनल अकाउंट से नहीं, उन्हें करा जाता है जर्नल बुक से ट्रांसफर। मैंने आपको ये पहली या दूसरी वीडियो में समझाया था, बेसिक वीडियो में, कि सबसे पहले एक डे बुक बनती है जिसे कहते हैं जर्नल। जर्नल से ट्रांजैक्शन जाती हैं या एंट्रीज जाती हैं लेजर के अंदर। लेजर के क्लोजिंग बैलेंसेस से बनते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस से बनता है ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकलता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट जाता है बैलेंस शीट के अंदर कैपिटल में ऐड होने। ये पूरा प्रोसीजर मैंने आपको समझा रखा है और ये आगे आने वाले टाइम में भी मैं आपको समझाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जर्नल एंट्रीज से ट्रांजैक्शन पोस्ट होकर लेजर अकाउंट में जाती है। इसे मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच इज नॉट द अदर नेम, इनमें से कौन सा अदर नेम नहीं है यूज्ड टू रिप्रेजेंट ओनर। ओनर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे नाम होते हैं, मैंने आपको सारे बताए थे। ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा नहीं है। अब देखिए, ओनर का एक नाम प्रोप्राइटर होता है, हाँ जी प्रोप्राइटर कहते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर, हाँ मैंने बताया कंपनी के केस में इक्विटी शेयर होल्डर ही मालिक होते हैं तो ओनर है। मैंने आपको बताया सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीएफओ, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वो भी सारे ओनर हैं। तो कौन सा ओनर नहीं है? गॉडफादर। गॉडफादर जो होता है वो एक इन्फ्लुएंसर होता है, उसका हमारे अकाउंटेंसी से कोई भी लेना देना नहीं है। तो ये हो गया, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कह रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का बेसिक, बेसिक का मतलब समझो। अब बेसिक की जगह मैं क्वेश्चन में प्राइमरी भी लिख के दे सकता हूँ। आपका मेन फंक्शन क्या है अकाउंटिंग करने का, फाइनेंशियल अकाउंटिंग करने का मेन फंक्शन क्या है? पहला, हेल्प द ओनर इन डिसीजन मेकिंग, ओनर को डिसीजन लेने में हेल्प करता है, करता तो है पर ये इसका मेन फंक्शन नहीं है। हेल्पिंग द मैनेजमेंट या असिस्टिंग द मैनेजमेंट, हाँ करता तो है मैनेजमेंट को भी हेल्प, पर ये मेन फंक्शन नहीं है। रिकॉर्डिंग द बिजनेस ट्रांजैक्शन, ये मेन फंक्शन है। अरे बिजनेस में सबसे पहले रिकॉर्डिंग करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि परसों रात को डिनर में क्या बना है आपको याद नहीं रहने वाला, तो आपको हर चीज को रिकॉर्ड करना पड़ता है। तो रिकॉर्ड करिए, रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो ये क्या है? इसका बेसिक फंक्शन। देखिए सारी फंक्शन है और वो वाला क्या है? बेसिक। अब इसमें डी में नन ऑफ द अबव, ये तो वही बच्चा लिख के आ सकता है जो पढ़ के ना गया। अब क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is a branch of accounting। अब मैंने आपको ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग में पूरी एक वीडियो बना के दे रखी है, देखिए उसे। अब इसमें कुछ नया मैंने आपको समझाना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन में थोड़े खेल बदल करे। पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। देखिए फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ब्रांच है अकाउंटिंग की, जो हमने 11th और 12th में पढ़नी है। कॉस्ट अकाउंटिंग भी एक ब्रांच है। सी पार्ट है सोशल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। देखिए मैंने आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग तीनों पढ़ा दी, पर एक ब्रांच सोशल अकाउंटिंग की भी होती है जो आपके कोर्स में तो नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि सोशल अकाउंटिंग भी एक अकाउंटिंग का पार्ट है। अब इसका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। अच्छा, इस क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको एक बात और समझाना चाह रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे डील करें। देखिए मेरी बात सुने, आपको ये बात पक्का है कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो है, सर ने बता रखी है। आपको ये भी पता है कि कॉस्ट अकाउंटिंग तो है, आंसर सर ने बता रखा है। आपको ये भी पता है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग भी है, सर ने बता रखा है। जब तीन चीजें सर ने बता रखी हैं और डी ऑप्शन कह रहा है कि ये सारे के सारे, तो चाहे इसके बारे में आपको डाउट हो तब भी आपको इसे कंसीडर नहीं करना और आपको डी आंसर को टिक कर देना है। बात समझ आई? अब तो मैंने भी आपको बता दिया कि एक ब्रांच और है जिसका नाम है सोशल अकाउंटिंग, और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। समाज के प्रति क्या कर रहा है एक बिजनेस, वो सोशल अकाउंटिंग कहलाता है। अब हमारा पहला चैप्टर खत्म होता है और मुझे पता है आपको सब कुछ समझ आ गया, तो थैंक यू क्लास। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।